सामीन हाजरीन आदाब, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। एक मरतबा हम फिर हाजिर हैं लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। दोस्तों, तोहफे देना और लेना एक महज़्ज़ब समाज का तकाजा है। हम तोहफे देते भी हैं और अक्सर लेते भी हैं। मौजूदा दौर में अगर तोहफों की बात की जाए तो सबसे अच्छा तोहफा यह है कि हम किसी बेइल्म को इल्म दे दें, यानी किसी बेपढ़े लिखे इंसान को पढ़ाई की तरफ राग़िब कर दें। जाहिर है कि जब हम ऐसा करेंगे तो इल्म की रोशनी धीरे धीरे फैलती चली जाएगी। हो सकता है शुरू में कि ये काम मुश्किल लगे कि एक आदमी के पढ़ने से क्या होगा, लेकिन जब शमा जलती है तो शुरू में रोशनी नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी रोशनी तमाम जगह को, तमाम इलाके को अपने हिसार में ले लेती है। यही मामला इल्म का भी है। इल्म की रोशनी फैलती तो बहुत धीरे धीरे है, लेकिन जब फैलती है तो उजाला बड़ी दूर तक जाता है। आइए दोस्तों, कोशिश करें कि आज के दिन, चूंकि हम आज वर्ल्ड लिटरेसी डे मना रहे हैं, कि हम किसी को भी पढ़ा लिखा नहीं छोड़ेंगे और कम अज कम एक फर्द को तालीम से बहरावर जरूर करेंगे। आइए फिलहाल तो एक नजर डालते हैं इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर सबिहा फजल के साथ। तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखुलूस आदाब। उर्दू सर्विस की नशरियात का आगाज़ हो चुका है। सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आप तक पहुंचती हैं हमारी तमाम नशरियात। आज का प्रोग्राम लेकर हम एक बार फिर हाज़िर खिदमत हैं। आप तमाम का भी इस्तकबाल है आज के प्रोग्राम में। बताइए कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद तो यही है कवी कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जैसे मिजाज आपके हैं, जिन हालात में आप लोग हैं, वही हालात हमारे साथ भी हैं, वैसे ही मिजाज हमारे भी हैं। बकौल अहमद फराज, गुजर गए कई मौसम, कई रुतें बदली, उदास तुम भी हो यारो, उदास हम भी हैं, फ़कत तुम ही को नहीं रंजे चाक दामनी, जो सच कहें तो दरीदा लिबास हम भी हैं। यानी जो आपका हाल है वही हमारा हाल है, बल्कि पूरी दुनिया में एक जैसा ही हाल है और हर एक को फ़िक्र दामनगीर है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हालात उम्मीद अफ़ज़ा हैं और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यकीनन वक्त जिस तेज़ी से बदला, मतलब हम जिन हालात में रहे अब फिर से तेज़ी से बदलेगा और यकीनन हौसला अफ़ज़ा है। जो भी वबा है या जो भी बीमारी है या जो भी हालात हैं, उससे बड़ी तेज़ी के साथ हम सभी लोग वापस निकल रहे हैं और आगे के लिए भी यही उम्मीद है कि जल्द अज जल्द हम सब के जो हालात हैं वो अच्छे हो जाएंगे। और मज़ीद क्या हालात हैं दुनिया के, उस पर भी हमें नज़र डालनी है। यानी अब पेश हैं अब तक की अहम सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट का इफ्तिताह किया। फौज ने कहा कि भारत मशरक़ी लद्दाख में LAC पर फौजियों को हटाने और कशीदगी कम करने के लिए पाबंद अहद। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर S जयशंकर कल मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा की कौंसिल की 2 रोज़ा मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत में कोविड-19 के केसों में गुज़श्ता 24 घंटों में मामूली कमी, 75,809 केसेस हुए रिपोर्ट। भारत में अब तक 33,23,950 अफराद कोरोना से सेहतयाब। 24 घंटों में 73,251 अफराद शिफायाब हुए। शिफायाबी की शरह 77.65% से ज्यादा। गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 10,58,621 टेस्ट किए गए। अब तक 5.06 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। सहाफ़ी जमाल खशोगी कत्ल मामले में सऊदी अरब ने 8 अफराद के खिलाफ सजा का ऐलान किया और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदे के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय की। तो ये थी अब तक की अहम खबरें और चलिए अब कराते हैं मुलाकात आपकी डॉक्टर से। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स, डॉक्टर ज़ेड डेंटल कॉलेज AMU अलीगढ़ में वर्क करता हूँ। आज मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल
दुनिया कोविड-19 को फेस कर रही है और एक अजीब सी सिचुएशन है दुनिया के सामने। तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग सैनिटाइजेशन पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन के ज़रिए हो रही है जैसे कि डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोका जा सके। ये कोविड-19 एक वायरल डिजीज़ है और वायरस के अंदर लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ एक ही होती है, वो ये है कि ये रिप्रोड्यूस करता है। जैसे ही ये लिविंग सेल में जाता है तो ये रिप्रोड्यूस करने लगता है और अपना नंबर बढ़ाने लगता है। अगर इंसान की इम्यूनिटी वीक है तो वो उसे बीमार कर देता है, और अगर इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो इम्यूनिटी इस वायरस को पे काबू पा लेती है, इस वायरस पे काबू पा लेती है। तो ईमान आधा ईमान है, सफाई आधा ईमान है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम इस चीज़ पे शायद फॉलो नहीं कर रहे थे। अब शायद फॉलो करेंगे, लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, सफाई रखेंगे। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ उस डिपार्टमेंट में जो वर्क होता है वो दांत किसी बच्चे के अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो उसे अलाइन किया जाता है। अगर दांत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं तो उन्हें अपनी प्रॉपर प्लेस पे फिर से पुश करके पहुंचाया जाता है। और दांत अगर रिवर्स रिलेशन में है, किसी का नीचे वाला जॉ अगर आगे है और ऊपर वाला जॉ पीछे है, तो वो कंडीशन भी मैनेज की जाती है। तो किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट के 3 चीज़ें होती हैं, प्रिवेंशन, इंटरसेप्शन और करेक्शन। प्रिवेंशन में ये है कि उस चीज़ को जो नॉर्मल है उसे नॉर्मल रखा जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ऐसी चीज़ें की जाए। उसके लिए है कि ब्रशिंग की जाए, फूड को जो है डिपॉजिट होने से रोका जाए, क्योंकि फूड अगर डिपॉजिट होगा तो शुगर डिके होगी और एसिड प्रोड्यूस होगा और दांत में डिके होगा। इसके अलावा जो स्वीट्स अगर हम खाते हैं तो उसे खाने के बाद ब्रश कर लें। फूड हैबिट ठीक होनी चाहिए, बैलेंस डाइट लें हम लोग, ठीक है, ये सब प्रिकॉशन लेने हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं बच्चों में, जैसे माँ बाप में है कोई प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम बच्चों में आती है, तो जैसे दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांत बाहर हैं, इस तरह की प्रॉब्लम अगर माँ बाप में है तो बच्चों में भी ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं अगर, तो बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि जैसे ही वो डेवलप होना शुरू हो उसका पता लगा, उसे डिटेक्ट करना चाहिए और उसे फुल फ्लैश डेवलप होने से रोकना चाहिए। तो उसे इंटरसेप्ट कहते हैं, उसे इंटरसेप्ट करना है उस प्रॉब्लम को। और अगर ये हम अगर इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो फिर वो प्रॉब्लम फुल फ्लैज हो जाती है और फिर उसे करेक्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम में। उसमें एक मैं आज आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर जैसे बच्चों में दूध वाले दांत हैं जिस वक्त, तो उन दूध वाले दांतों के बीच में जो सामने के दांत हैं उनके बीच में गैपिंग होती है, स्पेस होता है। लेकिन जब परमानेंट टीथ निकलते हैं तो वो स्पेस ख़त्म हो जाता है और परमानेंट टीथ चूँकि चौड़े होते हैं वो उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे में आप देखें कि उसमें दूध वाले दांतों के बीच में सामने के जो दांत हैं उसमें अगर जगह नहीं है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, फ़ौरन आपको ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना चाहिए, जिससे कि वो इस चीज़ को देख के और समझे और उसे इंटरसेप्ट कर सके। ये तो हो गई टिप आपको कि किस तरह से आप किसी प्रॉब्लम को डेवलप होने से रोक सकते हैं। और आपसे रूबरू होने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आप जाने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि हर सिचुएशन में आप जो भी बात कही जा रही है उसका सही मतलब और सबसे अच्छा मतलब निकालें, उसके ख़राब मतलब निकालने की कोशिश ना करें। जो अच्छे मतलब है वो निकालें और जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन है वो आप जो ले सकते हैं उसको लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बातों की तरफ इशारा किया। अगर हम चाहें तो इन बातों को जहन में रखकर अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, अपनी दांतों की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो सबसे पहले दांत ही नजर आते हैं। और यकीन कीजिए कि आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे को मजीद खूबसूरत बना देती है। खूबसूरती हर शय में मौजूद है, सिर्फ देखने का अलग अलग नजरिया होता है कि कौन इंसान कहाँ खूबसूरती ढूंढता है, उसकी निगाह पर मुनहसिर है। आइए फिलहाल तो महफिल मौसीकी में चलते हैं, जहां गजल सरा हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन। समात फरमाएं ये गजल। ये हसी जवान नज़ारे, ये बहार याद रखना। ये हसी जवान नज़ारे, ये बहार याद रखना। ओ दूर जाने वाले मेरा प्यार याद रखना। ये हंसी जवान नज़ारे, ये बहार याद रखना। ओ दूर जाने वाले मेरा प्यार याद रखना। ये हंसी जवान नज़ारे। तुझे राह चलते चलते कोई अजनबी मिले जब, तेरी सूनी जिंदगी में कोई फूल सा खिले जब, मेरी जिंदगी की पहली ये बहार याद रखना। ये हसी जवान नज़ारे, ये बहार याद रखना। ये हसी जवान नज़ारे। मेरी शायरी के फन को परवाज़ तूने दी है। मेरे साज़ दिल को दिलकश आवाज़ तूने दी है। तेरे दम से मैं बना हूँ फनकार याद रखना। ये हसी जवान नज़ारे, ये बहार याद रखना। ये हसी जवान नज़ारे। धड़कन में तेरी लहर, सांसों में तेरे सरगम, मेरे हम सफर लबों पर है नाम तेरा हरदम। तू है मेरी खुशी का संसार याद रखना। ये हसी जवान नज़ारे, ये बहार याद रखना। ये हसी जवान नज़ारे,
ये बहार याद रखना, ओ दूर जाने वाले मेरा प्यार याद। दोस्तों, इल्म एक ऐसी शमा है, जब ये रोशन होती है तो जहालत दूर भाग जाती है। यानी कहने चाहिए कि इल्म की शमा हर घर में जलानी है हमें। आज हम ये अहद करें कि हमें किसी भी जगह पे अंधेरा जहालत का नहीं रहना देना चाहिए। हमें हर जगह इल्म की शमा को रोशन करना है, तालीम की रोशनी तमाम आलम में फैलानी है। दोस्तों, फिलहाल तो हमारे पास इल्म के हवाले से उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से एक तारीख साज मौजूद है। समात फरमाएं और ये तारीख साज पेश कर रहे हैं मारूफ सहाफी जनाब लईक रिजवी। इल्म नूर है। इल्म की एक बारीक सी किरण भी जहालत के बड़े से बड़े अंधेरे को चीर कर रख देती है। इल्म जिंदगी की जरूरत है और दलील भी। इल्म मार्फत की कुंजी है और ईमान की बुनियाद। इल्म की जाती कोशिशों ने इज्तिमाई नताइज और इनकलाबात बर्पा किए हैं। तारीख के सफ़ात उलट कर देखिए कि इल्म ने क्यों कर शख्स को शख्सियत और फर्द को इदारे में तब्दील कर दिया है, कौमों की जिंदगियां बदल दी हैं। इल्म की अहमियत से इनकार सरासर जहालत है। इब्तिदा से आज तक हर महज़्ज़ब मुआशरे ने इल्म को फ़ौक़ियत दी। तालीम और तरबियत को इब्तिदा से ही इबादत का दर्जा हासिल रहा है। मजहबी कायद तबलीग के साथ साथ मुआशरे को इल्म व फ़नून के दर्स दिया करते थे। तालीम अमल है, शख्सियत की तामीर और इर्तिका का, और किरदार इसी इर्तिका का वाजिबी नतीजा। ये एक मुसलसल अमल है जिसके वसी इंसानी, समाजी और जमहूरी मकासिद हैं। ये इंसान में शऊर बेदार करके उसे मार्के ज़ीस्त के लिए तैयार करती है। महज चंद मौज़ूआत पर दरसी किताबों की दर्स व तदरीस ही तालीम नहीं, ये तालीम का एक रुखा और अधूरा तसव्वुर है। सच तो ये है कि तालीम इंसानी जिंदगी के हर पहलू का अहाता करती है। सच्ची तालीम जिंदगी भी संवारती है और आखिरत भी। दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने इल्म पर जोर दिया है। मुक़द्दस किताबें, मजहबी पेशवाओं और कौमी लीडरान ने बार बार हुसूल इल्म की तरगीब दी है। दीन फितरत इस्लाम ने भी इल्म हासिल करने की ताकीद और हौसला अफजाई की है। कुरान मजीद की 1000 से ज्यादा आयतों में इल्म की अहमियत और अफादियत पर जोर दिया गया है। इब्तिदा से ही इसके मज़ाहिर मिलने लगते हैं। ग़ज़वे बद्र के कैदियों की रिहाई के लिए पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त रखी थी कि हर वो कैदी जो लिखना पढ़ना जानता है 10-10 बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। इल्म की अहमियत और हुसूल इल्म की तरगीब देती तमाम अहादीस भी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म तमाम मुस्लिम जनो मर्द पर फर्ज है। एक और हदीस है कि हुजूर ने फरमाया कि इंसान को गोद से गोर तक जानने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक और मकाम पर वो फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। ध्यान रहे कि चीन यहां दूरी और दुश्वार गुजार सफर का इस्तिआरा है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने इल्म को दौलत से कहीं कीमती बताया है। फरमाते हैं कि दौलत की हिफाजत हमें करना पड़ती है जबकि इल्म हमारा मुहाफिज है। आलिम के दोस्त ज्यादा होते हैं और दौलतमंद के दुश्मन। दौलत बांटने से घटती है लेकिन इल्म बांटने से बढ़ता जाता है। बाइबल, भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहब जैसी मुकद्दस किताबें भी हुसूल इल्म की दावत और हिदायत देती हुई नजर आती हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर ने भी अपने भक्तों को हर हाल में इल्म हासिल करने का पैगाम दिया है। सूफी संतों और फलसफियों ने भी इल्म को अच्छी जिंदगी की जरूरत बताया है। चाणक्य के मुताबिक जहालत इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। स्वामी विवेकानंद का कौल है कि इल्म इंसान को जिद्दोजहद जिंदगी के लिए तैयार करता है, उसकी किरदार साजी करता है, उसमें कुछ करने का जोश व वलवला भरता है, दूसरों से हमदर्दी का जज्बा बढ़ाता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक जिए सीखते रहें, जो सीखता नहीं वो तो मुर्दा है। हमें याद रखना चाहिए कि वक्त के साथ इल्म के मेयार और तकाजे भी बदलते जाते हैं।
हमें असरी और जदीद उलूम से भी बहरामंद होना होगा, वरना जिंदगी और तरक्की की दौड़ में बिछड़ते जाएंगे, क्योंकि बेशक वो इल्म ही है जो हमें नई राहें दिखाता है और उन पर आगे बढ़ने का हौसला भी देता है। दोस्तों, अल्लामा इकबाल की एक बड़ी दुआ, एक मशहूर दुआ या नज्म है, लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी। ये नज्म तकरीबन हर किसी ने सुनी होगी या कभी न कभी स्कूल में जरूर पढ़ी होगी। आज भी बहुत से स्कूलों में इसी दुआ या नज्म से सुबह की मजलिस का आगाज होता है। ये नज्म एक मुकम्मल नज्म है इंसान बनाने के लिए। इसमें हर तरह की दुआ की गई, इल्म की मोहब्बत भी, गरीबों से हमदर्दी भी और बेकसों का सहारा बनने की ख्वाहिश भी। पेश खिदमत है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आवाज सी जराए और साथियों की है। उस रह
देख जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। एक बार फिर से इस्तकबाल है तमाम सुनने वालों का हमारे आज के प्रोग्राम में। सामीन, आज आलमी तौर पर मनाया जा रहा है ख्वांदगी का दिन। जी हाँ, यानी लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जा रहा है। हर साल 8 सितंबर को हम मनाते हैं ये, और इसकी जो शुरुआत है सन 1966 में हुई थी, जब यूनेस्को ने बाकायदगी से लोगों में तालीम के तई बेदारी आम करने की मुहिम की शुरुआत के तौर पर इस दिन को मनाने का फैसला किया था। और तब से लगातार ये मनाया जाता है, और इसका मकसद तालीम की अहमियत को हर घर तक और हर फर्द तक पहुंचाना है कि हर इंसान की हमाजहत तरक्की के लिए तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इस बार इसका हर साल एक थीम भी होता है, और इस वक्त चूंकि पूरी जो दुनिया है वो कोविड-19 जैसी वबाई बीमारी की लपेट में है, तो इस बार का जो थीम रखा गया है वो इसी से मिलता जुलता है, यानी तालीम कोविड-19 के बाद क्या कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, किस तरह का लायहा अमल तरतीब देने की ज़रूरत होगी, इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और ये भी बता दें आपको कि हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं अभी, वहाँ पर ये चैलेंज और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि ज़्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क, जो बहुत सारी सहूलियात हैं और बहुत सी सहूलियात का फुकदान है, ऐसे में हर बच्चे तक तालीम को पहुँचाना, तालीम की रोशनी को पहुँचाना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। हालांकि इस ज़िम्न में कोशिशें लगातार जारी हैं, और उम्मीद तो यही है कि आइंदा भी ये हमारी कोशिशें जो हैं जारी रहेंगी, और जो मकसद है वो बारावर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पर इस दिन को जो मनाने का मकसद है वो न सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि इज्तमाही तौर पर और सामाजिक तौर पर भी तालीम की जो अहमियत है उस पर रोशनी डालना, और इस दिन के तहत इस दिन को मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि तालीम हमारे लिए, हमारे आने वाले कल के लिए किस हद तक ज़रूरी है, और तालीम के ज़रिए ही इंसान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं वैसे तो अगर कहा जाए इस दिन के हवाले से, लेकिन एक आम आदमी के समझने के लिए, मेरे और आपके समझने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि अपने बच्चों को तालीम के जेवर से ज़रूर आरास्ता कीजिए। आजकल हालांकि स्कूल कॉलेजेस अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं, और थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है फ़िलहाल, तो आप भी पूरी दिलचस्पी उसमें दिखाइए। कई सारे इसके फ़वाइद भी हैं। हालांकि कहीं ना कहीं पर कुछ ये भी लगता है कि शायद तालीम का वो मकसद, वो हुसूलियाबी नहीं मिल पा रही जो स्कूल जाने से मिलती है, लेकिन घर में रहकर भी ये कोशिश की गई इस दौर में भी जो इंतहाई नागुज़ीर हालात थे बिल्कुल, कि बच्चों की तालीम में किसी तरह का कोई गैप ना आए, कोई वक्फा ना आए। ये एक बड़ा चैलेंज था, और उसको बड़ी कामयाबी के साथ पूरी दुनिया में कहना चाहिए कि बहुत कामयाबी के साथ इसे लागू किया गया। हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आप लोग भी दिलचस्पी उसमें दिखाइए, अपने आसपास भी नज़र डालिए कि कहीं कोई भी बच्चा, और कितनी सारी पता है कितने सारे लोगों के बारे में अक्सर अखबारात में, सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न के ज़रिए हम तक ये बातें पहुंचती हैं कि उन्होंने तालीम के मिशन को किस किस तौर पर इस दौरान भी आगे बढ़ाया, कहाँ कहाँ जहाँ स्कूल भी नहीं थे मुहैया, किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए वो लोग आगे आए, और उन्होंने बच्चों की तालीम को रुकने नहीं दिया। तो यही एक मिशन है हमारा, यही एक मकसद है इस दिन के मनाने का, कि तालीम का जो ये सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। हदीस नबवी का मफहूम भी है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करने का, एजुकेशन हासिल करने का सिलसिला चलता रहना चाहिए। इसी मकसद के साथ या इसी पैगाम के साथ मैं सबीहा आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह जल्द फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।